Good morning, students. So, finally, I'm making this long awaited video on literary devices used in class 12th poems. There are total 5 poems. हम one by one सारी poems cover करेंगे फटाफट से and we will do only those literary devices जो आपके examination point of view से important हैं. तो टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पोएम दैट इज माय मदर एट 66 बाय कमला दास. Okay, so let's just start. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Just look at the second line, home to Cochin last Friday. Now, एक आपने लिटरेरी डिवाइस पढ़ा होगा एलिट्रेशन, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में रिपीट होता है, सेम साउंड. जैसे कि इस लाइन में है, बट आई ऑल आई सेड वॉज सी यू सून. स साउंड आ गई. सेड में भी स है, सी में भी स है, सून में भी स है. दो से ज्यादा बार स की साउंड आ गई तो उसको हम बुलाते हैं एलिट्रेशन. जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है उसको हम बुलाते हैं एलिट्रेशन. कॉन्सोनेंट की साउंड आ गई, स आ गया. सिमिलरली अगर वॉवल की साउंड आ रही है, जैसे इसमें होम टू कोचिन, ओ की साउंड आ रही है बार बार, दो से ज्यादा बार, उस लिटरेरी डिवाइस को हम बुलाते हैं एसोनेंस. एसोनेंस. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एलिट्रेशन में ये जरूरी होता है कि जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो वर्ड के बिगिनिंग में आता है. जैसे सेड के बिगिनिंग में स आया, फिर सी के बिगिनिंग में स आया, फिर सून के बिगिनिंग में स आया. लेकिन एसोनेंस में जब वॉवल साउंड आता है जरूरी नहीं है कि वो वर्ड के शुरू में आए, मोस्टली बीच में होता है, पर साउंड सेम होता है. होम ओ, टू ओ, कोचिन ओ की साउंड आ गई तो उसको हम बुलाते हैं एसोनेंस. ओके, अब इन्हीं दो लाइंस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है. जब पोएट लाइन के एंड में कोई पंचुएशन मार्क नहीं लगाता, कोई कोमा नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है, उसी थॉट को अगली लाइन में कंटिन्यू करता है विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क, उसको हम बुलाते हैं एनजेम्बमेंट. एनजेम्बमेंट. इस पोयम में बहुत जगह एनजेम्बमेंट यूज हुई है. आप यहाँ इधर भी देख सकते हैं, लास्ट में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है. जो पोएट ने अपना जो भी वो बता रहा है आइडिया, नेक्स्ट लाइन तक बिना कोई पॉज दिए कंटिन्यू किया है, क्योंकि जनरली पोएम्स की हर लाइन के लास्ट में कोई ना कोई पॉज होता है. अगर पॉज नहीं है यानी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, वो अगली लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम बुलाते हैं एनजेम्बमेंट. और इस पोएम में बहुत ज्यादा यूज हुआ है. और इस पोएम के रिगार्डिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पूरी पोएम एक सिंगल सेंटेंस है. पूरी पोएम में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कोमास यूज हुए हैं जहां यूज हुए हैं. यानी कि जो पोएट है उसका एक थॉट, एक आइडिया वो कंटिन्यूएशन में है. वन थॉट लीड्स टू अनदर थॉट. इसको हम बुलाते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये याद रखना, स्ट्रीम ऑफ, ये पूरी पोएम क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. और बिना किसी राइम स्कीम के है. पूरी पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है तो इसे हम फ्री वर्स भी बुलाते हैं. दिस पोएम इज इन फ्री वर्स, कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं हुई है एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में. तो एसोनेंस हो गया हमारा, एनजेम्बमेंट हो गया. डोज ओपन माउथ, अगेन ओ आ गया. डोज ओपन माउथ, फिर से ओ की साउंड आ गई तो यहां पे फिर से क्या आ गया, एसोनेंस आ गया. वोवल साउंड आ गई यानी फिर से एसोनेंस आ गया. डोज ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. इंग्लिश का सबसे इजी पोएटिक डिवाइस जहां पर लाइक या एज लगाकर दो चीजों को कंपेयर किया जाता है. यहां पर मदर के फेस को, मदर के डल फेस को एक कॉप्स से, डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है. तो यहां पर लिटरेरी डिवाइस बन जाता है सिमिली, जहां पर दो चीजों को एज या लाइक लगाकर कंपेयर किया जाता है कि ये इसके जैसा है, वहां पर होता है सिमिली. तो यहां पर सिमिली है. एक और लिटरेरी डिवाइस यहां पर यूज किया है पोएट ने, जो पोएट्री में मोस्टली हर पोएम में होता है,
जिसमें पोएट वर्ड्स के थ्रू आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करता है। वो वर्ड्स ऐसे लिखता है कि आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। डोज, ओपन माउथ, डोज यानी वो सो रही है, उसका मुंह खुला हुआ है, उसका फेस डल है जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है, एक पिक्चर क्रिएट होती है। इसको बोलते हैं इमेजरी। इमेज क्रिएट होती है उसको हम बुलाते हैं इमेजरी। Asian like that of a corpse. So we are done with this portion. Now trees printing the married children spilling out of their homes. अब I think आप एसोनेंस पहचान सकते हो यहाँ पे। trees E, sprinting E, marry E, children E, spilling E, दोनों लाइंस में पूरा E का साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से आ जाता है एसोनेंस। वॉवल की साउंड पूरी सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ये एसोनेंस का पूरी पोएम में, जहां पे ई की साउंड थ्रू आउट रिपीट हो रही है। सो दिस इज एसोनेंस। अब और देखते हैं यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग। पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे रन कर रहे हैं, कोई छोटी रेस लगा रहे हैं। नाउ ट्रीज आर नॉट ह्यूमन, दे कांट रन। When we attribute human qualities to inhuman things, जो चीजें ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, उनको हम इंसानों वाली क्वालिटीज दे देते हैं कि वो पेड़ दौड़ रहे हैं, तो वहां पर होती है पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज को स्प्रिंट करता हुआ दिखा रहे हैं, यहां पर यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण कर दिया हमने पेड़ों का। सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। Trees printing the married children spilling out of their homes. Now these lines are very important. इन पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं क्योंकि ये लाइन पोयम का मेन थीम शोकेस करती हैं। पोयम का मेन थीम क्या है? एजिंग। कि जो पोएट की मदर है, कमला दास की मदर है, शी इज एजिंग, उनकी एज बढ़ रही है। अब यहाँ पे उनको तो दिखाया है शी इज लाइक अ डेड बॉडी, वो एक डेड बॉडी जैसी है, कॉप्स जैसी है। और बाहर का सीन कैसा दिखाया है? जो ट्रीज हैं वो रन कर रहे हैं, खुश बच्चे घरों के अंदर से बाहर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, स्पिल करके आ रहे हैं। तो देयर इज कंट्रास्ट बिटवीन एल्डरली मदर और बाहर का सीन पूरा कैसा दिखाया है? यूथफुल, फुल ऑफ यूथ। तो इसे हम बुलाते हैं कंट्रास्ट। तो इस पोएम में कंट्रास्ट भी यूज हुआ है कि जो पोएट की मदर है शी इज एजिंग, बट बाहर का सीन जो है दैट इज फुल ऑफ यूथ, जो कई चीजें शो करता है। ये दिखाता है कि यूथ इज फ्लीटिंग, यूथ हमेशा नहीं रहता। अभी वो बच्चे हैं, यूथ है, लेकिन पोएट की मदर ओल्ड हो रही है। तो दिस इज इनएविटेबल, जिसे हम टाल नहीं सकते, जिससे कोई बच नहीं सकता, ये सबके साथ होगा। एवरीवन इज गोइंग टू एज, टाइम इज फ्लीटिंग। तो ये मेन थीम यहाँ पे शो भी किया गया है और कंट्रास्ट के जरिए उस पर ज्यादा एम्फसिस डालने के लिए पोएट ने उसे कंट्रास्ट में दिखाया है। ओके, हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब उसके चेहरे को किससे कंपेयर किया? पहले कंपेयर किया था डेड बॉडी से, अब कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से। अगेन एज लगा के कंपैरिजन किया गया है। तो जब भी हम लाइक या एज लगा के कंपैरिजन करते हैं वहां पर होता है सिमिली। तो फिर से यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है। अब यहाँ पे जो विंटर मून दिखाया है ना, यहाँ पे सिंबलिज्म भी है। ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? लेट विंटर मून ये सिंबलाइज करता है डिके को, जो बुढ़ापा आ रहा है मदर को। शी इज गेटिंग ओल्ड, शी इज नाउ एल्डरली, उनकी बॉडी का डिके होता जा रहा है धीरे धीरे। शी इज नॉट फुल ऑफ यूथ नाउ। तो विंटर मून उस चीज को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पे सिमिली भी है और सिंबलिज्म भी है। Familiar ache my childhood's fear, but all I said was see you soon, अम्मा। ये हमने कर लिया। said see soon, एलिट्रेशन आ गया। जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है दैट इज एलिट्रेशन, जहां पे वॉवल साउंड रिपीट होती है दैट इज एसोनेंस। और अगर पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, बहुत इजी है, उसको हम बुलाते हैं रिपीटिशन। बार बार हमने रिपीट कर दिया एक ही वर्ड को, तो उसको हम बुलाते हैं रिपीटिशन। स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगेन यहाँ पे कंट्रास्ट है। क्यों? उसके अंदर तो दर्द है,
फेमिलियर, एक जाना पहचाना दर्द, कौन सा दर्द? माँ को खो देने का दर्द, जो बचपन से उसके अंदर है. सो हर इंटरनल कंडीशन इज फुल ऑफ सैडनेस, बट बाहर से वो क्या दिखा रही है? एक्सटर्नली शी इज स्माइलिंग, हंस के दिखा रही है. अगेन देयर इज कंट्रास्ट इन हर इनर एंड आउटर कंडीशन. अंदर से दुखी है, बाहर से अपने आप को खुश दिखा रही है. अगेन देयर इज कंट्रास्ट, या इसे जक्स्टापोजिशन भी बुला देते हैं. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जक्स्टापोजिशन कहाँ पर है या कंट्रास्ट कहाँ पर है. एंड द पोएम एंड्स विद एलिप्सिस, जहां पर भी ये डॉट्स होते हैं एक साथ, कई सारे डॉट्स ऐसे लगा देते हैं, इसको बुलाते हैं एलिप्सिस. ये पूछा जा सकता है आपसे, वैसे तो रेयरली पूछेंगे. मैंने एक सैम्पल पेपर में देखा था एलिप्सिस पे क्वेश्चन, तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं. एलिप्सिस में यानी डॉट्स में इसलिए खत्म किया है क्योंकि पोएट ये दिखाना चाहता है जो उसका ट्रेन ऑफ थॉट है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चली जा रहा है, इट हैज नॉट एंडेड येट. अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक भी चल रहा है. सो आई होप you understood all the poetic devices used in the poem, and I hope it was easy to understand. And please do let me know if you want more videos. अगर आपको और poems की literary devices भी समझनी है तो tell me, it will motivate me to make more videos, वरना बहुत मुश्किल होता है बनाना. So that's it students, thank you.